हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया एकदम बिंदास होंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में लग रहे होंगे, अच्छे से लग रहे होंगे। और आई होप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे कंप्लीट करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वगैरह जो तैयार करते हुए बहनों के बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखते हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब जिसे मुझे लगा कि हाँ देना चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एक बहन ने पूछा है कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल एड्रेस अलग अलग है, तो क्या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? जी नहीं, इसके लिए एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो तुम्हारा पत्र आए हैं एफिडेविट, उसमें एडमिट कार्ड के नीचे 4, उसमें अपना एड्रेस भरना पड़ेगा और अपना एड्रेस वो डालना जहाँ पे आप रह रहे हो। क्योंकि जिससे विभाग और आयोग को अगर आपको कोई पत्राचार करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो वो आपके एड्रेस पे भेजे, ना कि वहाँ जहाँ आपने परमानेंट या डोमिसाइल जो भी है। आपको एड्रेस वो डालना है जो जहाँ पे आप रह रहे हो और आगे भी रहोगे। सेकंड क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ एक बात ये फिर बता दीजिए कि जिसके कम नंबर हैं उसका लास्ट में डीवी है। और क्या मेरे 7 फरवरी को है और मेरे नंबर थे 68, तो मेरे नंबर इतने ज़्यादा कम हो गए कि मेरा लास्ट में डीवी चला गया? जी नहीं, मैंने कल भी बताया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टार्टिंग में और लास्ट में होने का नंबरों का कोई मैटर नहीं है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रोल नंबर के अकॉर्डिंग बुलाएंगे तुम्हें। अगर तुम्हारा रोल नंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टार्टिंग में है तो तुम्हें स्टार्टिंग में बुलाएंगे। अगर तुम्हारा रोल नंबर लास्ट में है तो तुम्हें लास्ट में बुलाएंगे। मेरा भी 11 फरवरी को है, तो क्या मैं बाहर हूँ? ऐसा कुछ नहीं होता, रोल नंबर के अकॉर्डिंग बुलाते हैं। मेरा रोल नंबर 43,000 प्लस में है तो मुझे लास्ट में इसीलिए बुलाया गया। देखिए, कल मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट के घटते हैं, एक शिफ्ट के बढ़ते हैं, मतलब उनको ऊपर नीचे करके एवरेज में लाया जाता है, इक्वल लाया जाता है। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि ऐसा नहीं होता है, या तो नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट का नुकसान होगा या सेकंड शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, एक तरफ से ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो दोनों शिफ्टों में होता है। आपने जो बहुत बहुत सारी शिफ्टें होती हैं, 10 10 12 12 शिफ्ट होती है एग्जाम में, तो उसमें देखा होगा कि कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर थे, कट ऑफ कम थी, फिर भी नहीं आया। कट ऑफ ज़्यादा है, नंबर कम थे, फिर भी आ गया। तो वही सेम केस मुख्य सेविका में हुआ है, 2 शिफ्ट थी। तो अब मान लिया, मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 5 6 नंबर का अंतर बन रहा था। तो अगर उन्होंने घटाए बढ़ाए हैं तो सेकंड कुछ, अब ऐसा तो नहीं कि 5 नंबर सीधा उसका बढ़ा देंगे सेकंड शिफ्ट का, और 5 नंबर या सीधा फर्स्ट शिफ्ट का घटा देंगे। ऐसा नहीं करते, 2 3 नंबर नीचे से उठते हैं, 2 3 नंबर ही नीचे से कम होते हैं, तो वो इक्वल आ जाता है। जैसे कि कोई बहन है जिसके सेकंड शिफ्ट में 55 है और फर्स्ट शिफ्ट में 60 है, तो 60 वाले को 68 पे लाया और 58 पे लाया जाएगा, और 55 वाले को 57, साढ़े 57 या 58 पे लाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन दोनों तरफ से होता है, नुकसान और फायदा दोनों तरफ से होता है, दोनों शिफ्ट को होता है। अब एक बहन ने बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, 2 साल वालों के तो इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि 2 साल वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए 2 साल एलिजिबल है या नहीं ये जानने के लिए एक बहन ने आरटीआई लगाई थी। तो उन्होंने लिखा था कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 की सेवा नियमावली में अंकित योग्यता की पृष्ठ प्रमाणिक प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। अगर किसी आवेदक के पास प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष में सोशियोलॉजी है और तृतीय वर्ष में सोशियोलॉजी नहीं है, क्या वह आवेदक मुख्य सेविका के लिए योग्य है या नहीं? तो उसका रिप्लाई आया था, मुख्य सेविका सीधी भर्ती सेवा नियमावली 1992 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। मुख्य सेविका सीधी भर्ती सेवा नियमावली 1992 के पृष्ठ 3 पर बिंदु संख्या 4 पर अंकित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के अनुसार है। इसमें लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक वर्ष के रूप में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान। तो
अगर उन्हें नहीं लेना होता तो वो स्पष्ट करके देते कि एक 3 वर्ष की स्नातक उपाधि मानी जाएगी। और ऐसे कई नोटिफिकेशन देखे गए। फिलहाल में मैंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे मिले नहीं। लेकिन हाँ, मैंने पहले पहले देखे थे वो नोटिफिकेशन कि उनमें कुछ ऐसा, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि 3 साल वाला मान्य होगा, 2 साल वाला मान्य नहीं होगा। ऐसे कुछ कुछ रहे वैकेंसी रही है जिसमें विषयों को लेकर मांगा गया है। और हमारी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। और इसमें भी कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि केवल तृतीय वर्ष ही मान्य होगा। ना ही यहाँ ये लिखा हुआ है कि पहला और दूसरा वर्ष मान्य नहीं होगा। तो हम इस चीज़ से ये आकलन कर सकते हैं कि अभी अभी फ़िलहाल में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को कोई खतरा नहीं है। इनकी नियमावली के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल इन है। तो डरने की, घबराने की 2 साल वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। और जो 2 साल वाले डरे हुए हैं बच्चे, वो भी अब निश्चिंत रहें। उनको डीवी के लिए बुलाया गया है, तो उनको एलिजिबल भी किया गया है। तो 2 साल वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। 2 साल हो, 1 साल हो या 3 साल हो। क्योंकि अब ऐसा होता है कि अब कोई बहन बोल दे कि मेरा 2 साल था, नहीं हुआ। अब इतने में कोई दूसरी बहन आके बोल देती कि नहीं होगा, तो वो वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं और डर जाते हैं। ना तो डरने की जरूरत है 2 साल वालों को, ना डिमोटिवेट होने की जरूरत है। तो 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब्जेक्ट होना चाहिए सोशोलॉजी, होम साइंस या उससे रिलेटेड जो भी उसमें लिखे हैं सब्जेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और डीवी में मांगा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये सही बात है उसमें, लेकिन होना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, फॉर्म भरते हुए बहुत सारे कॉलम ऐसे होते हैं कि वो फिल करने जरूरी नहीं होते। आप बैंक में भी जाते हो फॉर्म फिल करने, या कहीं अन्य जगह फॉर्म फिल करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ कॉलम आप खाली छोड़ देते हो। जो भरने वाले भैया होते हैं वो कुछ कॉलम खाली छोड़ देते हैं, डैश कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन भरनी हो। अगर उसमें दे रखी है तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन हमें उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी नहीं होता। जो जो इन्फॉर्मेशन मेन होती है वो डालना जरूरी होता है। और डेट ऑफ बर्थ, हमें जो 10th में की मार्कशीट में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, केवल वही मान्य होगी। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो केवल और केवल 10th और 12th की मार्कशीट में जो लिखी हुई है वो मान्य होगी। तो डेट ऑफ बर्थ वाला जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और एक क्वेश्चन नहीं, एक कमेंट था कि तुम बता देती हो तो बहन सुकून मिलता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, मेरे बताने से आपको सुकून मिलता है। ये सुकून मिलना चाहिए ज़िंदगी में, और क्या है ज़िंदगी में, बस सुकून ही सुकून होना चाहिए। और अगर आपको मेरी बातों से सुकून मिलता है तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो ज़रूर देखना और अपने सुकून के लिए, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी बचा है, अगर मेरे से छूट गया हो किसी का डाउट या किसी का क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी और जेन्युइन जवाब लेके आऊँगी। इतना तो आप मेरी 2 वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि कोई भी क्वेश्चन का जवाब मैं फालतू में नहीं देती। बिल्कुल क्लियर फैक्ट पे क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ सभी के क्लियर हुए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।